हेलो एवरीवन, ज्ञान वाटिका ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे। और इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देख लें। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम के में पहले पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और कुछ प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे लगा कि ये पूछा जाना चाहिए, उसे भी मैं लेकर आया हूँ। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और पॉलिटी से और स्पेशली राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैं एक जगह इसका संग्रह किया हूँ। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। उसका ऑप्शन दिया गया है, पदस्थ राष्ट्रपति को पद त्याग से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के पद छोड़ने से पूर्व हो जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। ये भी सही है। राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उसे 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहते हैं, लेकिन बीच में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। लेकिन जनरली ये जो स्टेटमेंट है वो सही माना जाता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ये भी सही है। जब तक राष्ट्रपति को उत्तराधिकारी नहीं आते हैं और कार्यकाल समाप्ति हो जाता है वर्तमान राष्ट्रपति के और उनके उत्तराधिकारी नहीं आए हैं, तब तक वो पद पर रहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, निर्वाचन मंडल के पूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। देखिए, ये गलत स्टेटमेंट। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अगर पूर्ण नहीं है तो भी उनका चुनाव स्थगित नहीं होगा, उनका चुनाव किया जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही ऑप्शन होगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2016 में ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो। ऑप्शन बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। देखिए, ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल जो होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज जो राष्ट्रपति का होता है वो राज्य विधान मंडल के जो निचला सदन होता है राज्य विधानसभा, उसके सदस्य होने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन 3 जो है वो बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ इसका जो ऑप्शन 2 है वो 5 वर्ष बाय मिस्टेक हो गया है, वहाँ इसको 35 मानिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये ऑप्शन गलत है। उसे भारत का जन्मा नागरिक नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो भारत में जन्म लिया हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन भारत का नागरिक हो, तो वो राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए वो पात्र होता है। ऑप्शन 2 है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। देखिए, ये 5 वर्ष की जगह 35 पढ़िए उसे, तो ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन 3 है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। देखिए, संसद में आ जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों, लेकिन राष्ट्रपति के लिए सिर्फ लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो केवल ऑप्शन 2 सही है, इसलिए बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन 4 हम लोग यदि देखते हैं तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन ए है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी है, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। देखिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई सांसद है और कोई विधानसभा के सदस्य हैं और वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित
हुए हैं तो निर्वाचित होने के तुरंत बाद उन्हें अपनी सदस्यता का त्याग पत्र देना होगा, वो चाहे वो सांसद हो या विधानसभा के सदस्य हो। तो वो अगर निर्वाचित हो गए हैं राष्ट्रपति के लिए तो निर्वाचन के बाद उन्हें अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्वेश्चन 5 है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग भारत के ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो देखिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7, 14, 21 दिन और 30 दिन। तो 14 दिन ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलता है तो कम से कम 14 दिन पहले उन्हें पूर्व सूचना देना होता है, उसके बाद ही आप महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? ये अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। क्वेश्चन 8 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक रूप से अधिकृत है? ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या उस क्षेत्र का जो दायरा है उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 9 कहता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, वे अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को आयोग घोषित कर सकते हैं। देखिए जो ऑप्शन 3 है ये सही होगा। कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि ऑप्शन 1 क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता होम मिनिस्टर करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, और ऑप्शन बी जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति न होकर प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उसके लिए नियम बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, तो इसका सही ऑप्शन 3 होगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य चुनाव आयुक्त, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनका भी जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति जो होते हैं नियुक्ति वो राष्ट्रपति न करके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्वाचन आयोग के जो भारत के निर्वाचन आयोग होते हैं, जो जो सभी सिर्फ स्थानीय निकाय के निर्वाचन को छोड़कर सभी तरह का निर्वाचन करवाते हैं, उनके जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि राज्य चुनाव आयुक्त के। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, वह दोनों सदनों का किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखिए ऑप्शन अगर नीचे से अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन 4,
तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति अगर दोनों सदन का अगर गतिरोध होता है किसी बिल को लेकर, तो 108 के अंतर्गत वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों या किसी सदन का सत्र अवसान कर सकते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 3 भी। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखते हैं, तो ऑप्शन 2 भी सही है। लेकिन ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि वह सदन के किसी भी सदन को विघटित कर सकते हैं। देखिए, किसी भी सदन को विघटित नहीं कर सकते हैं, वो केवल लोकसभा को ही विघटित कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। जो राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, उसका विघटन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? देखिए, भारत के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उसमें नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन 15, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह था ऑप्शन सी, भारत का डाकघर संशोधन विधेयक। और 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था पॉकेट वीटो का प्रयोग। क्वेश्चन 16, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के संदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति उपयुक्त है? राष्ट्रपति की मंशा, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। 108 के तहत दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, और ऐसा राष्ट्रपति का जब मंशा हो तो वो कर सकते हैं। संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त सत्र जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और ये कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों के बीच किसी भी बिल को लेकर जब विवाद उत्पन्न हो जाता है या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाकर उसमें एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं। क्वेश्चन 18 है, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को किस परिस्थिति में बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति जो संयुक्त सत्र है अनुच्छेद 108 के तहत, वो ऑप्शन ए, जब बिल पर राष्ट्रपति अपनी सहमति न दे, जब एक सदन बिल को 6 महीने तक रोक कर रखे, जब सुप्रीम कोर्ट बिल को असंवैधानिक घोषित करे, जब राष्ट्रपति सरकार अनुरोध करे। देखिए, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब एक सदन बिल को 6 महीने तक रोक कर रखता है तो गतिरोध उत्पन्न न हो, और उस बिल के लिए सहमति बनाने के लिए ही राष्ट्रपति क्या करते हैं कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त सत्र बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। देखिए, क्वेश्चन 19 है, वो संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में दिया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत। 19 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 20, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं संसद के लिए। निम्नलिखित क्वेश्चन 21, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था? एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन ऐसे चीफ जस्टिस थे जो वो काम किए थे? तो वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत के किस राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला? बिहार के किस राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन 24 जो है वो राष्ट्रपति भवन को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। एडविन लुटियंस जो थे वो राष्ट्रपति भवन
का डिजाइन तैयार किए थे। क्वेश्चन 25 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ऑप्शन 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 2 बीबी गिरी, ऑप्शन 3 फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन 4 नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 5 ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। जो बीबी गिरी थे वो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे निर्वाचन विवाद जब हुआ था, जब वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे उस समय, तो बीबी गिरी ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 2। देखिए क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? ऑप्शन 1 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन 2 नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 4 आर वेंकटरमन। इसका सही ऑप्शन 2 होगा, नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? ऑप्शन 1 है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन 2 है नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन 3 है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 4 है आर वेंकटरमन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? ऑप्शन 1 फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन 2 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 4 नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसका सही आंसर 4 होगा, नीलम संजीवा रेड्डी थे जो भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऐसा अनुच्छेद 108 में कहा गया, 160 में कहा गया है, आर्टिकल 160 में कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 30, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या होता है? ऑप्शन 1 बाध्यकारी होता है, ऑप्शन 2 बाध्यकारी नहीं होता है, ऑप्शन 3 ए एंड बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, बाध्यकारी नहीं होता है। और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन वो अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर परामर्श दे तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसे मानने के लिए।